नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं व 10वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी से पाठ 1 हिंदी भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ 1 हिंदी भाषा और व्याकरण, जो कि इस प्रकार से है। हमारा देश अनेक भाषाओं के समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ संसार के 4 भाषा परिवारों भारोप्य, द्रविड़, तिब्बत बर्मी और आग्नेय की अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसीलिए भारत को बहुभाषी देश कहते हैं। हजारों साल से साथ रहने के कारण इन भाषाओं ने एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित किया है। वास्तव में हमारी भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों और व्याकरण व्यवस्थाओं में जो चमत्कारिक समानताएं विकसित हो गई है, उन्हीं को देखकर अनेक देशी विदेशी भाषा विज्ञानियों ने भारत को एक भाषिक क्षेत्र कहा है। इसका अर्थ है कि अनेक भाषाओं के बावजूद यहाँ भाषिक और सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। इसी कारण अनेकता में एकता या एकता में अनेकता को भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रमुख विशेषता माना जाता है। हिंदी का महत्व। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अंतरक्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। हमारे जनजीवन, सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण, ज्ञान विज्ञान और सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हिंदी हमारे ही नहीं अपितु पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। इसी का परिणाम है कि हिंदी अपने देश में मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा आदि रूपों में पढ़ी पढ़ाई जा रही है और जो भारत के बाहर अनेक देशों में भी अध्ययन अध्यापन का विषय है। अगला बिंदु है हिंदी भाषा का क्षेत्र, जो कि इस प्रकार से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी ही है। तो इन उत्तर भारत के राज्यों में जो हिंदी भाषा है वो बोली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं हिंदी सार्वदेशिक भाषा है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के लोगों का भी संपर्क हिंदी भाषी क्षेत्र से होता रहता है। शासकीय दृष्टि से इन प्रदेशों की सीमाएं तो हैं, परंतु भाषा की दृष्टि से कहीं सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। हिंदी और बांग्ला, हिंदी और गुजराती, हिंदी और पंजाबी के बीच की कोई सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त द्रविड़ परिवार की भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल के शब्दों और हिंदी के शब्दों में काफ़ी समानता मिलती है। इन क्षेत्रों में भी हिंदी समझी और बोली जाती है। अगला बिंदु है हिंदी की बोलियां। इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां हैं। पश्चिम में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी उल्लेखनीय है। इनमें ब्रजभाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली का विशेष साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व है। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़, भोजपुरी और मैथिली महत्वपूर्ण बोलियां हैं। अवधी और मैथिली में भरपूर साहित्य मिलता है। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊनी 2 पहाड़ी बोलियां हैं। दक्षिण भारत में भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी बोली हिंदी की ही एक शाखा है, जिसे दक्षिणी हिंदी कहते हैं। इसमें भी साहित्य मिल जाता है।
हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में इन सभी बोलियों का बहुमूल्य योगदान रहा है। अगला बिंदु है भाषा और व्याकरण। भाषा एक व्यवस्था है, जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ उसके कुछ नियम होते हैं। इसीलिए हर भाषा के अपने नियम होते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर मातृभाषी इस व्यवस्था को अपने परिवेश से सहज रूप में सीख लेते हैं, किंतु अन्य भाषा भाषियों को इन नियमों के माध्यम से भाषा व्यवहार सिखाया जाता है। नियमों को, इस पूरी व्यवस्था को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के इन नियमों को सीखने के बाद शिक्षार्थी भाषा का शुद्ध प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। भाषा के सतत प्रयोग और व्यवहार से ही ये व्याकरणिक नियम शिक्षार्थी स्वतः ही समझ लेता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि अथवा वर्ण है। इन सब इकाइयों की प्रकृति, रचना और प्रयोग विधि का ज्ञान कराना व्याकरण का काम है। मोटे तौर पर भाषिक व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। वर्ण व्यवस्था, पद व्यवस्था, पद व्यवस्था में क शब्द स्तर पर, ख पद स्तर पर, तीसरा है वाक्य व्यवस्था। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक ठीक और प्रभावशाली प्रयोग करना आता है। उच्चारण की प्रक्रिया समझने के बाद कोई व्यक्ति अपने उच्चारण को शिष्ट, मानक और अधिक ग्राह्य बना सकता है। शब्द स्तर पर शब्द का वर्गीकरण, शब्द का भंडार और उसकी रचना आती है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद का रूप ग्रहण कर लेता है। इसलिए पद व्यवस्था में शब्द और पद दोनों स्तरों पर विवेचन करने से भाषा की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। इसके साथ ही एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा का व्याकरण जानकर उसे शीघ्रता और शुद्धता से सीख लेता है। इस प्रकार भाषा के मानक रूप का ज्ञान प्राप्त करने, उसका सही प्रयोग करने तथा भाषिक तत्वों का विश्लेषण करने में व्याकरण हमारी सहायता करता है। तो ये था पहला पाठ। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास के बारे में देखते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित पहला प्रश्न है, भारत में किन किन भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है? उत्तर, भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। भारूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत बर्मी भाषा परिवार, चौथा है आग्नेय भाषा परिवार। दूसरा प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? उत्तर, हिंदी भारूपीय या भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। तीसरा प्रश्न, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। भाषिक आधार पर सिद्ध कीजिए। उत्तर, हजारों सालों से भारत के विभिन्न भाषा परिवारों के लोग एक साथ रहते आए हैं, जिससे इन भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों और व्याकरण व्यवस्थाओं में समानता विकसित हुई है। इसका अर्थ है कि अनेक भाषाओं के बावजूद यह भाषिक और सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। इसी कारण भाषा विज्ञानियों ने भारत को एक भाषिक क्षेत्र कहा है, जो यह सिद्ध करता है कि भाषिक आधार पर भारत में अनेकता में एकता की भावना विद्यमान है। अगला प्रश्न है, हिंदी किन किन राज्यों में प्रशासन की भाषा है? उत्तर, हिंदी निम्नलिखित राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शासन या प्रशासन की भाषा है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं अंडमान निकोबार। प्रश्न संख्या 5, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी की प्रमुख बोलियों में खड़ी बोली, अवधी, जयपुरी, गढ़वाली प्रमुख है। प्रश्न संख्या 6, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके अध्ययन से क्या लाभ होते हैं? इसके अध्ययन से हमें क्या लाभ है? उत्तर, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना
और शुद्ध पढ़ना आता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के लाभ: पहला, व्याकरण के ज्ञान से किसी भाषा को ठीक ढंग से पढ़ा जाता है। दूसरा, व्याकरण के ज्ञान से शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने में सहायता प्रदान होती है। तीसरा, व्याकरण के ज्ञान से भाषा का शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग करना आता है। अब हिंदी भाषा और व्याकरण नामक पाठ के अतिरिक्त जो प्रश्न अभ्यास है उसे देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, बहुभाषी से क्या अभिप्राय है? भारत को कैसा देश कहा जाता है? उत्तर, बहुभाषी का अभिप्राय उस समाज या व्यक्ति से है जहाँ दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ अत्यधिक भाषाई विविधता के कारण भारत को एक बहुभाषी देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर क्षेत्रीय भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जो भाषा किसी एक विशिष्ट क्षेत्र की सीमा को पार करके भिन्न भिन्न क्षेत्रों या बोलियों के लोगों के बीच आपसी संवाद और संपर्क का माध्यम बनती है, उसे अंतर क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जो भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों के बीच व्यापार, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, जैसे अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, सार्वदेशिक भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जो भाषा किसी संपूर्ण देश या राष्ट्र में सर्वत्र समझी, बोली और स्वीकृत की जाती है तथा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है, उसे सार्वदेशिक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा को क्या कहते हैं, जो कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तर, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा को दक्खनी हिंदी कहते हैं। यह दक्षिण में हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्गा, बिदर क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को किन किन सोपानों से गुजरना पड़ा? उत्तर, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। प्रश्न संख्या 7, संपर्क भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी भी भाषाभाषी राज्य के रहने वाले जब भाषा में बात करते हैं जिसे दोनों अच्छी तरह समझते हैं, उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? उत्तर, राष्ट्रभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जिस भाषा को उस देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोला जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा किसे कहते हैं? उत्तर, राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। जिस भाषा का देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? उत्तर, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव सन 1950 ईस्वी को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? उत्तर, द्रविड़ परिवार की भाषाएं मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल इत्यादि। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। एक तरफ उपभाषा लिखी गई है, एक तरफ बोलियां लिखी गई है। सबसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं ब्रज, हरियाणवी, कनौजी, खड़ी बोली, बुंदेली इत्यादि। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरी उपभाषा है बिहारी हिंदी, इसकी बोलियां हैं मैथिली,
मगही, भोजपुरी। उसके बाद चौथी उपभाषा है राजस्थानी, इसकी बोलियां हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। पांचवी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, इसकी बोलियां हैं गढ़वाली और कुमाऊनी। तो इसका मतलब हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप है, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। उत्तर, लिपि जिन वर्ण चिन्हों या संकेतों से भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। अगला प्रश्न, इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसका एक छोटे तरीके से आंसर भी दिया गया है। जैसे पहला है वर्ण, भाषा की लघुतम इकाई है, यानी कि जो वर्ण है उसे भाषा की लघुतम इकाई कहते हैं। शब्द, भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई। फिर है वाक्य, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसके कितने भाग हैं। उत्तर, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला है वर्ण व्यवस्था, दूसरा है पद व्यवस्था। पद व्यवस्था के 2 भाग है, पहला है शब्द स्तर पर, दूसरा है पद स्तर पर। और तीसरा इसका भाग है वो है वाक्य व्यवस्था। अगला प्रश्न, मानक भाषा किसे कहते हैं। उत्तर, जो भाषा एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है, ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण कर दिया गया हो तथा जिसका एक परिनिश्चित रूप विकसित हो गया हो, उसे मानक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट करो। बोली जनसाधारण द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। इसका क्षेत्र छोटा होता है, जैसे हरियाणवी, अवधी इत्यादि। भाषा का प्रयोग साहित्यिक रूप से किया जाता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, भाषा का अधिक पुराना रूप कौन सा है, क्यों। उत्तर, भाषा का बहुत पुराना रूप मौखिक रूप है, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा। अगला प्रश्न, भाषा का मुख्य कार्य क्या है। उत्तर, भाषा का मुख्य कार्य होता है वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना। भाषा के माध्यम से जीवन के सभी सामाजिक व्यवहार और क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न, भाषा का प्रयोजन या महत्व क्या है। उत्तर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ईश्वर ने मनुष्य को ही भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करने का गुण दिया है। मनुष्य संकेतों के माध्यम से थोड़ा बहुत काम चला सकता है, किंतु मनुष्य अपने विचारों को लिखकर और बोलकर प्रकट करता है। इस प्रकार मानव जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। तो ये था हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, हिंदी भाषा और व्याकरण, और ये थे इसके प्रश्नाभ्यास। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।